नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल डीटीएल पर। इस वीडियो में इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में बात करेंगे। अभी काफी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है इससे रिलेटेड। इंडस वाटर ट्रीटी क्या होती है वो भी हम देखेंगे, प्लस अभी क्या हुआ है और उसके क्या क्या इंप्लीकेशंस हो सकते हैं। इंडस वाटर ट्रीटी को क्या इंडिया को समाप्त कर देना चाहिए या फिर इससे बाहर होना चाहिए, या फिर इसकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस है उसमें बदलाव होना चाहिए। ये सारी बातें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप वीडियो को एंड तक देखना। कई सारे क्वेश्चंस रेज किए जा रहे हैं, क्या इंडिया इससे बाहर हो सकता है क्या, ये भी एक क्वेश्चन है अभी। तो ये सारी बातें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप एंड तक देखना और अपनी राय कमेंट में जरूर बताना आप इस बारे में क्या सोचते हैं। तो भारत को अभी एक बड़ी डिप्लोमेटिक विक्ट्री यहां पर मिली है इंडस वाटर ट्रीटी से रिलेटेड। वो क्या है उसके बारे में देखेंगे। तो यहां पर आप देखो, न्यूज़पेपर्स की जो कटिंग्स है उसमें लिखा है कि जो एक न्यूट्रल एक्सपर्ट आया था उसने इंडिया के फेवर में एक डिसीजन दिया है। वो डिसीजन क्या है वो भी मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। तो चलिए इस पूरे मामले को समझने की कोशिश करते हैं। कॉन्टेक्स्ट क्या है, तो एक न्यूट्रल एक्सपर्ट बनाया गया था वर्ल्ड बैंक के द्वारा। आप सभी जानते हैं कि वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता में ही जो इंडस वाटर ट्रीटी है 1960 में साइन की गई थी। तो उनके द्वारा एक एक्सपर्ट बनाया गया है जो रिव्यू करा। उसने इंडिया और पाकिस्तान के कुछ क्या थे, कुछ क्वेश्चंस थे कि इंडिया के द्वारा मिसयूज किया जा रहा है या फिर जो ट्रीटी है उसकी बातों को माना नहीं जा रहा, उसका उल्लंघन किया जा रहा है। तो उनके ऊपर डिसीजन लिया जाए और फाइनली उनका जो वर्डिक्ट है इससे रिलेटेड वो आया है और कहीं ना कहीं वो इंडिया के फेवर में आया है। तो उसके बारे में ये पूरा आर्टिकल है, इसको हम यहाँ पर डिटेल से डिस्कस करेंगे। उन्होंने बताया है, जो न्यूट्रल एक्सपर्ट है उनका मानना है कि जो न्यूट्रल एक्सपर्ट है वो अपने आप में कॉम्पिटेंट होता है इस बारे में डिसीजन लेने के लिए कि कोई भी जो प्रोजेक्ट बन रहा है वो सही है या फिर नहीं है। और उन्होंने इंडिया के फेवर में यहाँ पर अपना डिसीजन दिया है, जिसको लेकर क्या है इंडिया कई दिनों से इसकी बात कर रहा था। अब ये इंडस वाटर ट्रीटी क्या है, तो इंडस रिवर है, उसकी 5 सहायक नदियां हैं। 1960 में इनके पानी के बंटवारे को लेकर जब भारत और पाकिस्तान अलग अलग हुए थे तो इनके पानी के बंटवारे को लेकर भी कई सारे क्वेश्चन थे। अब इंडिया ने बड़ा दिल दिखाते हुए उस समय कई सारी चीजें एक्स्ट्रा पाकिस्तान को दे दी थी। तो लगभग 70% जो वोटर्स है इंडस वाटर ट्रीटी का, सारी नदियां इंडिया से होते हुए निकलती है, लेकिन फिर भी ज्यादा फायदा उसका किसको मिलता है, पाकिस्तान को मिलता है। अब अगर ओरिजिन की बात करें, 1960 के अंदर जो इंडस वाटर ट्रीटी है वो साइन की गई थी किसके बीच में, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। इसका मकसद क्या था, इसका मकसद था जो इंडस और उसकी सहायक नदियां हैं उनके पानी का ठीक से बंटवारा करना। इसको किसके मध्यस्थता से साइन किया गया था, तो ये ब्रोकर की गई थी वर्ल्ड बैंक के द्वारा, यानी कि उनकी मध्यस्थता में ये हुई थी। एक तरीके से ये बीच में बिचौलिए थे। उसके बाद ऐसा माना जाता है कि पाकिस्तान और भारत हमेशा कहीं ना कहीं, हमारे बीच में तो युद्ध भी हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी दुनिया की सबसे सफलतम ट्रीटीज में से एक है। वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल ट्रीटीज ऑफ द वर्ल्ड है ना। तो इस वजह से इसकी काफी तारीफ भी होती है कि इंडिया ने बड़ा दिल दिखाते हुए पाकिस्तान को यहाँ पर इसके कई सारे जो राइट्स हैं जो उनको नहीं, अगर वो चाहता तो नहीं भी देता तो भी काम चल जाता, लेकिन फिर भी हमने कई सारी बातें वहां पर उनको दे दी। अब इसकी क्या डिटेल्स है मैं वैसे ही आपको बता दूंगा, ये यहाँ पर इस पेपर की कटिंग में भी लगी हुई है। अब इसकी क्या क्या फीचर्स है इनके बारे में एक बार बात कर लेते हैं। तो जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसके वाटर अलोकेशन की अगर बात करें तो उससे इंडिया को मात्र 30% के आसपास मिलता है टोटल वाटर का, जबकि जो पाकिस्तान है वो लगभग 70% वाटर को कंट्रोल करता है। फिर भी ये रोते रहते हैं, हमेशा चिल्लाते रहते हैं कि इंडिया ने तो ये कर दिया वो कर दिया, है ना। बाकी वो ठीक है, उनकी आदत है वो तो रो रो के खाने की। उसके बाद जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिवर्स है, तो यहाँ पर आप देखो इस मैप के अंदर आपको कई सारी नदियां दिख रही होगी। सबसे ऊपर है आपकी, ये है आपकी इंडस रिवर, है ना, बड़ी वाली इंडस रिवर के बाद नीचे आपकी झेलम, जो आपकी श्रीनगर है, हमारे जम्मू कश्मीर की जो कैपिटल है श्रीनगर, वो किस नदी के तट पर स्थित है आप मुझे कमेंट में बताओगे, कौन से रिवर के बैंक पर लोकेटेड है। उसके बाद ये क्या है, झेलम है। झेलम के बाद चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज। ठीक है, ये क्या है, 6 रिवर्स हैं जिनको मिलकर इंडस वाटर ट्रीटी या फिर इन 6 के बारे में उसमें बताया गया है। तो जो 3 ऊपर की रिवर है आपकी इंडस, झेलम और चेनाब, इन तीनों का पूरा जो राइट से एक तरीके से किसके पास है, पाकिस्तान के पास। बाकी जो ईस्टर्न रिवर्स है इनको वेस्टर्न रिवर बोला जाता है और इनको ईस्टर्न रिवर्स में रावी, सतलज और ब्यास, ये तीनों आती है जिनके ऊपर ज्यादा, इनके ऊपर जो कंट्रोल है वो किसका है, इंडिया का है। तो यही क्या है इंडस वाटर ट्रीटी, और किसके द्वारा ब्रोकर की गई थी, वर्ल्ड बैंक के द्वारा। ये बात यहां पर लिखी हुई है, अलोकेटेड टू इंडिया। बाकी की जो 3 रिवर है वेस्टर्न रिवर्स, वो पाकिस्तान के पास है। अब इसके अंदर एक आर्टिकल है, एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर, जो है आर्टिकल नंबर 3 का सब पार्ट 1। इसमें बताया गया है इंडिया मस्ट allow the waters of the western river to flow unrestricted to Pakistan except for specific uses permitted under the treaty। अब इंडिया, इसमें ये लिखा हुआ है कि जो फ्लो है पानी का, जैसे मान लो ये नदी है
तो इंडिया कभी भी इसके पानी के जो नेचुरल फ्लो है इसको कोई डैम वगैरह बनाकर ब्लॉक नहीं कर सकता। जो नेचुरल फ्लो है वो उसको आपको बरकरार रखना पड़ेगा। कौन से रिवर्स का? ये जो तीनों वेस्टर्न रिवर्स है जो पाकिस्तान के हिस्से वाली है। तो ठीक है, इंडिया ने बोल दिया ठीक है हम ऐसा करते हैं, लेकिन जो स्पेसिफिक यूजेस है ट्रीटी के अंदर अगर वो परमिटेड है तो इंडिया उसका इस्तेमाल कर सकता है। तो इंडिया ने वही करा था और इंडिया ने दो प्रोजेक्ट्स बनाए थे। एक है आपका रातले प्रोजेक्ट, एक का नाम है रातले और एक का नाम है किशनगंगा। ये दोनों हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इंडिया के द्वारा डेवलप किया जा रहा है और पाकिस्तान बार बार इन्हीं के नाम पर विरोध करता है कि इंडिया क्या कर रहा है, इस ट्रीटी का एक तरीके से उल्लंघन कर रहा है, इंडस वाटर ट्रीटी का। और बार बार इंडिया उनको ये बताता है कि आर्टिकल नंबर 3 के अंदर ये बात स्पष्ट लिखी हुई है कि हम ट्रीटी के अंदर रहते हुए उसके पानी का स्पेसिफिक यूज कर सकते हैं, है ना। तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि ऑनगोइंग डिस्प्यूट क्या है। तो ऑनगोइंग जो डिस्प्यूट्स है वो दो प्रोजेक्ट को लेकर है, जम्मू कश्मीर में लोकेटेड है। पहला है आपका किशनगंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट और दूसरा है आपका रातले प्रोजेक्ट। किशनगंगा जो प्रोजेक्ट है वो झेलम नदी की एक ट्रिब्यूटरी है, किशनगंगा रिवर, उसके ऊपर बनाया जा रहा है। यहां पर आप देखो ये वाला किशनगंगा प्रोजेक्ट, और ये आपका रातले पावर प्लांट प्रोजेक्ट जो कि बनाया जा रहा है चेनाब रिवर के ऊपर। तो दोनों को लेकर पाकिस्तान ऐसा बोल रहा है कि इंडिया इस पानी को रोकने की कोशिश कर रहा है, वो वहां पर डैम्स बना रहा है। लेकिन हमने क्या बोला, इंडिया का मानना है कि हम ये रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट के रूप में इसको डेवलप कर रहे हैं, यानी कि पानी का जो नेचुरल फ्लो है उसको हम रोक नहीं रहे, जो नेचुरल फ्लो है उसी से बिजली बनाने की कोशिश हम करेंगे, है ना। अभी मैं आपको बताऊंगा ऑनगोइंग डिस्प्यूट से रिलेटेड। अब यहां पर आप देखो इन्हीं पाकिस्तान के ऐसे एलिगेशन से मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि ये जो प्रोजेक्ट्स हैं ये रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट्स नहीं है, यानी कि पाकिस्तान का ऐसा मानना है कि इंडिया इस ट्रीटी को वायलेट कर रहा है और वहां पर बड़े बड़े डैम्स को कंस्ट्रक्ट कर रहा है। लेकिन इंडिया ने साफ साफ बोल दिया है कि हम कहीं पर भी इस ट्रीटी को उल्लंघन नहीं कर रहे हैं, और उसके जो भी टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए हम सारी के सारे जो डेवलपमेंट्स हैं वो कर रहे हैं। उनका इंडिया का ऐसा मानना है कि हमारे पास अच्छे खासी पढ़े लिखे लोगों की टीम है, आप जैसे लोगों को हम क्या ही समझाएं, आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि आप स्कूल नहीं गए हो ठीक से, अगर जाते तो इतनी लड़ाई होती नहीं। तो ये सारी की सारी बातें हैं, और जो स्टोरेज है वो भी परमिट की जो लिमिट है उसके अकॉर्डिंग हम डेवलप कर रहे हैं। अब रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट कैसा होता है, ये जैसे मान लो ये नदी है, ये नदी का नेचुरल फ्लो है, हमने क्या करा, एक छोटा सा उसमें से पानी का हिस्सा यहाँ इधर की साइड डाइवर्ट करा और यहाँ पर कुछ हमारे जो टरबाइन से वो लगा दिए और उनकी मदद से यहाँ पर बिजली बनना स्टार्ट हो गया। तो इस तरीके से रन ऑफ द रिवर का जो प्रोजेक्ट है वो बनाया जाता है, और इंडिया ऐसा ही प्रोजेक्ट बना रहा है, ना कि यहाँ पर कोई बड़ा डैम कंस्ट्रक्ट कर रहा है। तो इसको लेकर भी पाकिस्तान की प्रॉब्लम थी, तो उसको सुधारते हुए यहाँ पर जो न्यूट्रल एक्सपर्ट बनाया गया था उसने इस बात को क्या करा कि जो इंडिया कर रहा है वो एकदम सही कर रहा है, और पाकिस्तान का फिर ऐसी थोड़ी सी हालत हो गई। तो यहाँ पर आप देखो 2015 में पाकिस्तान ने इनिशियली क्या करा था, रिक्वेस्ट करी थी न्यूट्रल एक्सपर्ट की। अब बार बार इसकी आदत है कि कुछ बात को खड़ा कर देना, सामने ले आना और बाद में अपनी बात से पलट जाना। तो स्टार्टिंग में इन दोनों प्रोजेक्ट को लेकर इन्होंने क्या करा, क्वेश्चन रेज करे और न्यूट्रल एक्सपर्ट की डिमांड करी। फिर इनको समझ में आ गया कि यार न्यूट्रल एक्सपर्ट तो हो सकता है, ये प्रोजेक्ट तो ठीक बना रहे हैं, तो ये तो वापस होगा ही नहीं। तो इन्होंने 2016 में अपनी बात से क्या करा, पलटी ले ली, वापस कर दिया कि हमको न्यूट्रल एक्सपर्ट नहीं चाहिए, अब हमें परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन जो कि द हेग नीदरलैंड के अंदर लोकेटेड है उसके पास जाना है, फिर उसका जो फैसला होगा वो हम मानेंगे। अब फिर उसके बाद क्या हुआ, तो इंडिया का जो रिस्पॉन्स है वो हम थोड़ा सा देख लेते हैं। अब जो ये ट्रीटी है, इंडस वाटर ट्रीटी है, इसमें अगर कोई विवाद होता है तो उसको सुलझाने का एक मैकेनिज्म बनाया गया। उसके 3 तरीके हैं। पहला तरीका होगा कि दोनों देशों के जो इंडस कमिश्नर्स हैं वो आपस में बैठेंगे, बातचीत करेंगे, अगर कोई फैसला आ जाता है दोनों किसी बात पर सहमति बना लेते तो ठीक, नहीं तो फिर बाद में उसको न्यूट्रल एक्सपर्ट के पास भेजा जाता है, और अभी वो इसी कंडीशन में। साथ में अगर यहां पर भी बात नहीं बनती न्यूट्रल एक्सपर्ट से भी, तो फिर परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन जो कि आपका हेग के अंदर नीदरलैंड में लोकेटेड है, वो क्या है, एक तरीके से लास्ट रिसोर्ट होगा और उसका फैसला फिर माना जाएगा। ये सारी बातें इसमें लिखी हुई है। अब चूंकि अभी सेकंड स्टेज में था, इस वजह से इंडिया ने इस बात को माना है, उसको एक्सेप्ट किया है। इनिशियली इंडिया इसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था, इंडिया का मानना था कि हम जो भी बना रहे ठीक है, लेकिन आपने अगर अब ठीक है हमारे पक्ष में फैसला आ गया है तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो हमारा भी काफी कैलकुलेटेड स्टेप्स होती है, अगर वो हमारे अगेंस्ट चले जाते तो हम भी बोल देते कि हमको नहीं मानना, है ना। अब ये जो न्यूट्रल एक्सपर्ट है उसने इंडिया के फेवर में जो फैसला दिया है, इसको इंडिया की एक डिप्लोमेटिक विक्ट्री माना जा रहा है, क्योंकि इससे जो वो प्रोजेक्ट का बार बार पाकिस्तान जिसको लेकर आवाज उठाता था उस पर अब रोक नहीं लगेगी, और लगातार हम अच्छे से आगे बढ़ सकेंगे, और वहां के जो लोग हैं जम्मू कश्मीर के उनको इसका फायदा होगा। ठीक है, पाकिस्तान बार बार इसको रोकने की कोशिश करेगा, लेकिन फिर भी ये आगे चलता जाएगा। अब पाकिस्तान बार बार इसका विरोध करता था, इसीलिए इंडिया ने क्या बोला कि चलो एक बार करते हैं, आपको वैसे ही 70% पानी मिलता है ना इसका, अब ठीक है, अब हमारी पॉपुलेशन वगैरह भी काफी बढ़ गई है, आपकी हालत भी काफी सुधर गई है, अब वापस से एक काम करते हैं, अब तो टाइम काफी हो गया, इस ट्रीटी को क्या करो
फिर से रिव्यू कर लेते हैं। तो पाकिस्तान के फिर से हाथ पांव फूल गए, क्योंकि उनको पता है अगर वापस से रिव्यू हुआ तो ये जो अभी की कंडीशन है ये रिवर्स हो सकती है, या फिर इंडिया को ज्यादा फायदा मिल सकता है, क्योंकि स्टार्टिंग में पाकिस्तान का हमको पता था, हमने एक छोटे भाई की तरह उसको कई सारी चीजें यहाँ पर एक्स्ट्रा दे दी थी, लेकिन उसी ने बाद में हमारी पीठ में छुरा घोंपा। इसीलिए इंडिया बार बार जब ये प्रोवोक करता है पाकिस्तान इंडिया को, तो उन्होंने 2023 में पहली बार ऐसा बोला था कि हम नोटिस दे रहे हैं आपको, जो भी इसके मॉडिफिकेशंस वगैरह करना है जल्दी से जल्दी इसमें हम थोड़ा सा बदलाव चाहते हैं, आज की कंडीशन के हिसाब से इसमें चेंज होना चाहिए, ये हमारी डिमांड है। तो पहली बार पाकिस्तान घबरा गया था जनवरी 2023 में। अभी फिर सितंबर 2024 में एक बार फिर से हमने सेकंड नोटिस भेजा है, जिसमें इंडिया चाहता है, इंडिया ने बोला है कि हम चाहते हैं इस ट्रीटी को और ज्यादा फिर से रिव्यू किया जाए और इसमें आज के समय के हिसाब से बदलाव किए जाए। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं। अब ये फ्यूचर क्या हो सकता है, तो फ्यूचर आपके अकॉर्डिंग क्या, आप क्या सोचते हो, क्या इंडिया को इससे बाहर हो जाना चाहिए क्या, या फिर अपनी मर्जी से जो हमारे समय के लिए या फिर हमारे देश के लिए जरूरी है वो प्रोजेक्ट हमें बनाने चाहिए या फिर नहीं बनाने चाहिए? आप इस बारे में क्या सोचते हो? अब इंडिया का ऐसा मानना है कि आज के समय के हिसाब से हमारे देश में डेमोग्राफी के काफी चेंज हो चुके हैं और हमारी जो वाटर की डिमांड है वो काफी बढ़ रही है। इन्वायरमेंट से रिलेटेड भी कई सारे कंसर्न है, कई सारी चिंताएं हैं। हमें जो क्लीन एनर्जी है उनकी तरफ बढ़ना है, तो लगातार हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो एनर्जी है वो हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, वो हमारे देश में अच्छा योगदान करेगी। प्लस अब पाकिस्तान लगातार क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म क्या करता है, हमारे सप्लाई करता है, हमें परेशान करता है, तो फिर हम भी उनके लिए अच्छा क्यों करें, हम इस ट्रीटी के अंदर क्यों रहें जिससे उनको काफी फायदा होता है। तो ये सारी की सारी बातें इंडिया ने बोली, फिर पाकिस्तान थोड़ा सा लाइन पे आता है ना। अब देखते हैं इंडिया की सरकार आगे क्या स्टेप लेती है। मुझे ऐसा लगता है कि जल्दी से जल्दी इस ट्रीटी के अंदर कोई ना कोई बदलाव आपको देखने को मिलेगा। चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। आप इस बारे में क्या समझते हैं या फिर सोचते हैं, वो जरूर अपने कमेंट में बताइएगा। अब आपको एक क्वेश्चन है, ये है प्रभावो सुबितानो, ये कहाँ के चीफ गेस्ट बनेंगे 2025 में रिपब्लिक डे इंडिया के अंदर? आप जानते हो 26 जनवरी को हम जो सेलिब्रेट करते हैं उसमें कोई ना कोई देश का जो प्रीमियर है वो चीफ गेस्ट के रूप में इंडिया में आता है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया प्रभावो सुबितानो ये किस देश के प्रेसिडेंट है? श्रीलंका के, इंडोनेशिया के, मलेशिया के या फिर सिंगापुर के? कमेंट में इसका आंसर करिएगा, मैं इंतजार करूंगा आप सभी के आंसर की। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।